नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडानिया एजुकेशन एकेडमी आसिन पर। तो हम बात कर रहे थे कक्षा 12 की कृषि रसायन के बारे में, जिसमें हमारा जो सेकंड चैप्टर है मृदा जीवांश पदार्थ चल रहा था, जिसकी 3 क्लासेस हो चुकी है। आज चौथी क्लास में हम बात करेंगे, फोर्थ लेक्चर में हम बात करेंगे कार्बन नाइट्रोजन अनुपात के बारे में और नाइट्रोजन चक्र के बारे में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में, और वहां से कहां से कौन कौन से प्रश्न जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसको लेकर भी डिस्कस करेंगे। कहां से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसा कि मैं अक्सर मेरी क्लास में कहता रहता हूं कि जो आपको बता दिया जाता है कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से तैयार कर लेना। बोर्ड में वही प्रश्न आपके छपने वाला है। रही बात क्लासों की, तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि आपका रिव्यू बताएगा कि इन क्लासों को आगे जारी रखना है या नहीं रखना है। तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। व्यूज और कमेंट्स बताएंगे कि क्लासेस को आगे जारी रखना है या नहीं रखना है। आपकी क्लास के बहुत सारे दोस्त होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, उनके साथ इस वीडियो को, क्लासेस को साझा करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। ना इसमें आपका नुकसान होता है, ना हमारा भी कोई नुकसान नहीं है, हमारा भी कोई फायदा नहीं है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि आखिर जब मेहनत कर ही रहे हैं तो इसका फायदा अधिक से अधिक बच्चों को मिले। जैसा कि हर क्लास में मैं करता हूं, चलते हैं आपकी बुक के अंदर और देखते हैं कौन कौन से टॉपिक जो है जिसके ऊपर अपने को डिस्कस करना है। आपकी किताब की जो लैंग्वेज है वो ही इतनी सरल भाषा में लिखी गई है कि आपको कहीं अन्य नोट्स की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हैं नोट्स, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए चलते हैं आपकी बुक के अंदर, जिसमें अपन बात करेंगे सबसे पहले आपके कार्बन नाइट्रोजन अनुपात के बारे में कि कार्बन नाइट्रोजन अनुपात क्या होता है। CN अनुपात सीधी सीधी यहां से आपकी परिभाषा पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ देख सकते हैं कि मृदा में प्राप्त कार्बन की मात्रा और मृदा से प्राप्त नाइट्रोजन की मात्रा का जो अनुपात होता है ना, मृदा में कार्बन की कितनी मात्रा प्राप्त हुई और मृदा में नाइट्रोजन कितना है, इसकी मात्रा का जो अनुपात होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कहते हैं। ये बहुत ही जरूरी होता है किसी मृदा की उपजाऊ क्षमता के बारे में पता करने के लिए। उस मृदा में सूक्ष्म जीव जो होते हैं उसकी संख्या के बारे में, या यूं कह सकते हैं मृदा जीवांश पदार्थ के विच्छेदन के बारे में यह अनुपात बहुत कुछ कहता है। इस अनुपात के हिसाब से अपन, या यूं कह सकते हैं कार्बन नाइट्रोजन अनुपात के आधार पर आप किसी मृदा की उर्वर क्षमता या यूं कह सकते हैं उपजाऊ क्षमता के बारे में पता लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये तो इसकी परिभाषा हो गई। बात करते हैं, देखिए यहाँ पर यह अनुपात मृदा में नाइट्रोजन कुल जीवांश पदार्थ है उसकी विच्छेदन की दर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जैसा कि अपन मृदा जीवांश को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, विच्छेदन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, जिसमें भी अपन इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे, है ना। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात काफी परिवर्तनशील होता है, बदलता रहता है। कृषि योग्य भूमि के लिए इसकी परिसीमा ध्यान रखिएगा। यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि एग्रीकल्चर कृषि योग्य भूमि के लिए इसकी जो परिसीमा है वो क्या होती है। यहां से आपको थोड़ा ध्यान रखिए। यहां पर देखिए कृषि योग्य भूमि में इसकी जो परिसीमा है 8:1, यानी नाइट्रोजन के तो अणु हो गया 1 और कार्बन का हो गया 8। 8:1 का मतलब 8 कार्बन के अणु 1 नाइट्रोजन के अणु। 15:1 यानी 15 कार्बन नाइट्रोजन तक इसकी सीमा होती है। औसत रूप से 10 और 12 एक कार्बन नाइट्रोजन अनुपात जलवायु कारक जैसे वर्षा और ताप से क्या होता है, प्रभावित होता है। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कार्बन नाइट्रोजन अनुपात प्रभावित होता है, प्रभावित नहीं होता है। तो नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन अनुपात को प्रभावित करने वाले जो कारक है, मुख्य रूप से आप अगर किताब की बात करें तो कौन सा है, और वर्षा और ताप, ये वो दो कारक है जो क्या करते हैं, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यहां से सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे उठा के पूछा जा सकता है। सामान्यतः यह अनुपात शुष्क क्षेत्रों की मृदाओं में आर्द्र क्षेत्र की मृदा से क्या होता है, कम होता है। यानी अपन कह सकते हैं कि शुष्क क्षेत्र की जो मृदाएं जो होती है ना, शुष्क क्षेत्र की मृदाओं में आर्द्र क्षेत्र की मृदाओं से क्या होता है, कम होता है। यानी अपन यूं कह सकते हैं कि जो शुष्क क्षेत्र की जो मृदाएं होती है ना, जहां पर नमी नहीं होती है वहां पर कार्बन नाइट्रोजन अनुपात क्या होता है, कम होता है। यानी जो आर्द्र जो क्षेत्र होते हैं, नमी वाले क्षेत्र होते हैं, वहां पर कार्बन नाइट्रोजन अनुपात क्या होता है, अधिक
होता है। फलीदार पौधों तथा गोबर की खाद में इसका अनुपात 20:1 से लेकर 30:1 तक होता है ना। ये यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से कुछ आप ज्यादा ये थ्योरिकल चीज है, यहाँ कुछ देखने की ज्यादा आवश्यकता विशेष नहीं है। जो लिखा हुआ है आपको याद करना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना। अब तुम यहाँ पर कहोगे सर ऐसा क्यों है, तो इसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके पता लगाया है कि गोबर में कितना होता है, फलीदार पौधों की जो मृदा होती है उसमें कितना होता है, ये रिसर्च की गई है। तो इसमें आपको ज्यादा बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है। याद रख लो तो भी ठीक है, नहीं रखो तो भी ये इतना जरूरी नहीं है। केवल ये याद रख लेना कि कृषि योग्य भूमि के लिए कितना चाहिए, ठीक है। और जो शुष्क क्षेत्र की जो मृदा होती है उसका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात क्या होता है, कम होता है। और प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसकी परिभाषा है, वो थोड़ा आप अच्छे से देख लोगे तो मेरे हिसाब से आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। केमिस्ट्री जो है बहुत इजी सब्जेक्ट है ना। यहां से जो मुख्य रूप से जो आज की चीज आती है उसके बारे में बात करते हैं। इसका महत्व क्या है, देखिए कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का महत्व। यहां से छोटा क्वेश्चन आपके बन सकता है, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का महत्व क्या है ना। ये निर्भर करता है, ये प्रभावित करता है किसको, जीवांश पदार्थ के विच्छेदन को क्या करता है, प्रभावित करता है ना। इसमें किताब में लिख रखा है, इतना आपको नहीं पढ़ना है, सीधा ध्यान रखना है कि कार्बन नाइट्रोजन अनुपात जो होता है मृदा में जीवांश पदार्थ के विच्छेदन को क्या करता है, प्रभावित करता है ना। इस अनुपात के आधार पर जो मृदा में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसकी सक्रियता निर्भर करती है ना। सक्रियता निर्भर करती है कार्बन नाइट्रोजन अनुपात के ऊपर। मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीव की सक्रियता क्या करती है, निर्भर करती है। उसको प्राप्त होने वाले पोषक तत्व भी जो है इस पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, है ना। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपके आती है वो आती है नाइट्रोजन चक्र, है ना। यहां से मैं दावे के साथ आपके साथ गारंटी लेके कह रहा हूं कि ये जो हेडिंग है ना बच्चों, ये वाली हेडिंग नाइट्रोजन चक्र, इससे संबंधित जो परिभाषाएं जो है ना, इसकी जितनी भी जो परिभाषाएं जो आपके दे रखी है ना, उसको अच्छे से तैयार कर लेना। यहां से प्रश्न फंसेगा। नाइट्रोजन चक्र में कम से कम 4-5 परिभाषाएं आपको देखने को मिलेगी। उन परिभाषाओं को सीधा सीधा याद कर लेना, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है ना। बहुत इजी परिभाषा है, बहुत इजी प्रोसेस है नाइट्रोजन चक्र के बारे में। तो इनकी जो परिभाषाएं हैं वो अपन देखते हैं कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, है ना, नाइट्रोजन चक्र की, है ना। परिभाषाओं को अच्छे से तैयार कर लेना, बार बार कह रहा हूं मैं, ठीक है। सबसे पहली जो परिभाषा जो आती है ना, नाइट्रोजन चक्र का मतलब जैसे कार्बन चक्र पर ने पढ़ा था ना, वैसे ही नाइट्रोजन चक्र है ना। नाइट्रोजन अलग अलग रूप में घूमती हुई पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है ना। अलग अलग यौगिकों में होती हुई, अलग अलग यौगिक के रूप में होती हुई फिर से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है ना। उसको अपन क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन चक्र कहते हैं, है ना, ठीक है। ये इतना मायाजाल याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सीधे टॉपिक पर आओ। सबसे पहले आता है स्थिरीकरण। यहां से देख सकते हो ये अकार्बनिक नाइट्रोजन और ये है कार्बनिक नाइट्रोजन। अकार्बनिक नाइट्रोजन का कार्बनिक नाइट्रोजन में बदलना क्या कहलाता है, स्थिरीकरण कहलाता है। उसी प्रकार से कार्बनिक नाइट्रोजन का अकार्बनिक नाइट्रोजन में बदलना क्या कहलाता है, खनिजन कहलाता है, ठीक है। कार्बनिक नाइट्रोजन का अकार्बनिक में बदलना, किताब की परिभाषा छोड़ दो, जो बोल रहा हूं वो याद रख लेना। कार्बनिक नाइट्रोजन का अकार्बनिक नाइट्रोजन में बदलना खनिजन कहलाता है, और अकार्बनिक नाइट्रोजन का कार्बनिक में बदलना क्या कहलाता है, स्थिरीकरण कहलाता है। एक परिभाषा तो यहां से आपकी ये हो गई, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर अपन आते हैं, इधर जो आपकी जो परिभाषाएं हैं, है ना, ये कोई जरूरी नहीं। आप यहां से देखिए अमीनीकरण, है ना। अमीनीकरण का मतलब होता है अमीनो अम्ल, है ना। आप सभी जानते हैं कि जो प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन एमिनो अम्ल का क्या होता है, बहुलक होता है। इसलिए जब किसी प्रोटीन का क्या होता है, विघटन होता है, तो अंत में जो उत्पाद प्राप्त होता है वो कौन सा प्राप्त होता है, एमिनो अम्ल होता है। क्या प्राप्त होता है, एमिनो अम्ल। जैसे यहां पर देख रहे हो ना कि कार्बनिक नाइट्रोजन एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनाएगा, प्रोटीओज। प्रोटीओज टूटेगा किसमें, पेप्टोन्स में, और पेप्टोन टूटेगा किसमें, एमिनो यौगिक। ये एमिनो यौगिक है ना, वही है आपका एमिनो अम्ल। ये एमिनो यौगिक ही आपका क्या है, एमिनो अम्ल है। फिर एमिनो अम्ल नाइट्राइट में और नाइट्रेट में टूटेगा, है ना। ये ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट, नाइट्राइट और नाइट्रेट, है ना। ये दो प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है, नाइट्राइट और नाइट्रेट वाला विशेष तौर से ध्यान में रखना है। तो आता है आपका अमीनीकरण, वह प्रक्रम जिसमें प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजन युक्त यौगिक, है ना, ये संकीर्ण वकीर्ण छोड़ दो, जटिल। संकीर्ण की जगह पे, है ना, संकीर्ण की जगह पे शब्द लिख लो जो आपके इजी रहेगा, है ना। संकीर्ण की जगह पे क्या लिख लो, जटिल, है ना। कुछ शब्द थोड़े इजी कर देता हूं मैं आपके, है ना। तो वे प्रक्रम जिसमें प्रोटीन एवं अन्य जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक किसमें बदल जाएंगे, आपके
नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जो है आपके बदल जाते हैं किसमें, एंजाइम की उपस्थिति में किसमें बदल जाते हैं, एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं ना। परिणत की जगह पे क्या लिख दो, परिवर्तित हो जाते हैं, है ना। शब्द को जो थोड़ा इजी कर देता हूं मैं, यहां पर इसकी जगह पे लिख दो परिवर्तित हो जाते हैं, है ना, परिवर्तित हो जाते हैं एंजाइम की उपस्थिति में, है ना, एंजाइम की उपस्थिति में, है ना। इसको भी यहां से इतना ज्यादा मत करो, एंजाइम की उपस्थिति में, है ना, एंजाइम की उपस्थिति में एमिनो अम्ल में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अमीनीकरण कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये तीसरी परिभाषा आपकी निकल के आई है किससे, नाइट्रोजन चक्र से। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो अमीनीकरण की प्रक्रिया में परिपोषित मृदा में सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं। इन जीवों से संश्लेषित बाह्य कोशिका प्रोटीन अपघटक एंजाइम तथा नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक अमीनो अम्ल में क्या कर देते हैं, यानी सीधी भाषा में कह सकते हैं जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक को तोड़कर किस में बदल देते हैं, अमीनो अम्ल में बदल देते हैं। यानी जब कोई जीव मर जाता है तो जाहिर सी बात है कि अगर कुत्ता मर गया, कुत्ते में भी क्या है, कोशिका तो है ही है। और आप सभी जानते हैं कोशिका झिल्ली जो होती है वसा और प्रोटीन की बनी होती है, तो इसका मतलब उसके अंदर भाई पूरा शरीर ही कोशिका से बना हुआ है ना। तो इसका मतलब बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो बहुत सारी कोशिकाएं तो बहुत सारा प्रोटीन है, बहुत सारा प्रोटीन तो बहुत सारा नाइट्रोजन है। तो सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, उस प्रोटीन को तोड़कर, यानी प्रोटीन का मतलब नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, उस प्रोटीन को तोड़कर एंजाइम की उपस्थिति में किसमें बदल देते हैं, एमिनो अम्ल में बदल देते हैं। ठीक है, तो ये क्रिया निम्न प्रकार से होती है, यहां पर देख सकते हो आप, निम्न प्रकार से इसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ये जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक एंजाइम की उपस्थिति में ये बदल जाएगा किसमें, एमिनो अम्ल में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, एमिनो अम्ल में। साथ में क्या होगा, CO2 गैस मुक्त होगी और अन्य यौगिक भी आपके यहाँ पर मुक्त होंगे। यहाँ पर ई का मतलब क्या है, एंजाइम। जैसा था अपन जानते हैं एंजाइम जैसा होगा वैसा का वैसा बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इस सॉरी ई का मतलब यहाँ पर एनर्जी है ना, ई का मतलब यहाँ पर एंजाइम नहीं है, एनर्जी। एंजाइम तो होगा ही रहेगा, ई का मतलब यहाँ पर क्या है, एनर्जी। ठीक है, यानी जब नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ, यानी यूं कह सकते प्रोटीन जो होता है ना, जब उस प्रोटीन का विघटन होता है, जब वो टूटता है, एंजाइम की उपस्थिति में टूटता है, किसके द्वारा तोड़ा जाता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा तोड़ा जाता है। जब सूक्ष्म जीव उस नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक का अपघटन करते हैं तो क्या बनता है, एक तो एमिनो अम्ल बनता है, CO2 बनती है और साथ ही ऊर्जा मुक्त होती है। दूसरे कौन से यौगिक बनते हैं वो छोड़ो, ऊर्जा मुक्त होती है। जो ऊर्जा मुक्त होती है ना, उस ऊर्जा का उपयोग कौन कर लेते हैं, सूक्ष्म जीव कर लेते हैं। भाई उनको भी तो कोई ना कोई फायदा होना चाहिए ना। भाई सूक्ष्म जीव प्रोटीन का अपघटन क्यों करेंगे, उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। तो उनको क्या मिलता है, अपघटन से जो ऊर्जा मुक्त होती है वो ऊर्जा खुद ले लेते हैं और खुद को पुष्ट कर लेते हैं, आई एम एनर्जेटिक, है ना, पुष्ट कर लेते हैं। ठीक है, वो तो था अमीनीकरण, ध्यान रखिएगा। ये है अमोनीकरण। कौन सा है, अमोनीकरण। यानी यहां बनेगा अमोनिया। क्या बनेगा, अमोनिया। ठीक है, जो एमिनो अम्ल जो तुम्हें मिला था ना, प्राप्त हुआ था ना, उस एमिनो अम्ल से अब बनेगा अमोनिया। क्या बनेगा, अमोनिया। ठीक है, तो यहां तुम देख सकते हो कि वह प्रक्रम जिसमें अमीनो अम्ल जो होता है ना वो अमोनिया में बदल जाता है, बस सीधा ध्यान रख लो, है ना। इस परिभाषा को छोड़ो, मैं बोल रहा हूं वह प्रक्रम जिसमें अमीनो अम्ल अमोनिया में बदल जाता है उसे क्या बोलते हैं, अमोनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अमोनीकरण कहते हैं। तो यहां तुम देख सकते हो कि ये आपका एमीन RNH2 और ये जल और ये एंजाइम हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब जल अपघटन। एमीन का यहां पर क्या हो रहा है, जल अपघटन हो रहा है और एमीन के जल अपघटन से बन रहा है एल्कोहल, ROH, यानी एल्कोहल बन रहा है। और क्या बन रहा है, अमोनिया, और ऊर्जा मुक्त हो रही है। क्या मुक्त हो रही है, ऊर्जा मुक्त हो रही है। ठीक है, देखो अमोनीकरण क्रिया में उत्पन्न अमोनिया मृदा की CO2 से क्या करती है, क्रिया कर लेती है, जुड़ जाती है और क्या बनाती है, अमोनियम कार्बोनेट बनाती है। क्या बनाती है, अमोनियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बनाती है। ठीक है, यानी अपन कह सकते हैं कि जो अमोनिया है वो क्या करेगा, NH3, है ना, ये क्रिया कर लेगा किसके, मृदा से क्रिया कर लेगा, सॉरी CO2 से क्रिया कर लेगा। किससे क्रिया कर लेगा, CO2 से क्रिया कर लेगा। और CO2 और साथ में जल तो रहता ही है ना, CO2 और साथ में जल है, नमी तो होगी। तो ये जब दोनों CO2 और H2 आपस में क्रिया करके क्या बना देंगे, पहले तो ये बना देंगे H2CO3,
कार्बनिक अम्ल बना देंगे। क्या बना देंगे? कार्बनिक अम्ल, जैसा कि तुम यहां पर देख सकते हो, है ना। मैं इसको थोड़ा उधर ही कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा ठीक रहेगा, है ना। देखो, मृदा में जो CO2 होती है, CO2, ये जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? कार्बनिक अम्ल, H2CO3 बना लेता है। और ये जो H2CO3 कार्बनिक अम्ल होता है ना, जो अम्लीकरण है उससे जो अमोनिया बना, उस अमोनिया के साथ क्रिया कर लेता है H2CO3, और ये बनाता है अमोनियम कार्बोनेट, NH4 2CO3, है ना। ये इस तरह से बना लेता है, तो यहां से संतुलित कर लेते हैं अपन। ये बन गया अमोनियम कार्बोनेट। और जब ये अमोनियम कार्बोनेट टूटेगा ना, तो ये टूटेगा, देखे कैसे, 2NH4 प्लस और CO3 - 2, है ना। तो ये जो अमोनियम नाइट्रोजन है ना, अमोनियम नाइट्रोजन, है ना, ये मिलती है पौधों को एक तो, है ना। ध्यान रखना कि जो पौधे जो होते हैं ना, उनको नाइट्रोजन नाइट्रेट, नाइट्रेट या अमोनियम, है ना, 3 रूप में मिलती है। एक तो ये तो हो गया अमोनियम, है ना। नाइट्रोजन जो है ना पौधों को किस रूप में मिलती है? एक तो मिलती है नाइट्राइट, NO2-, एक मिलती है नाइट्रेट, NO3-, और एक मिलती है अमोनियम यानी NH4+, है ना। इस रूप में पौधों को जो है नाइट्रोजन मिलती है, नाइट्राइट, नाइट्रेट और अमोनियम आयन के रूप में जो है पौधों को नाइट्रोजन मिलती है। ठीक है ना, सीधे तो अपन नहीं ले सकते हैं, आपको तो कोई पता है। चलिए किताब में घुस जाते हैं फिर से, ये रही आपकी पुस्तक। अगला आता है नाइट्रीकरण। कौन सा आता है? नाइट्रीकरण, जिसमें क्या होगा, आप देख सकते हो, अमोनियम नाइट्रोजन यानी NH4+ जो है ना, वो बदलेगा किसमें? नाइट्रेट में बदल जाएगा, है ना। NH4+ जो है ना, वो बदलेगा किसमें? नाइट्रेट में। तो वह प्रक्रम जिसमें अमोनियम नाइट्रोजन यानी NH4+ बदल जाता है किसमें? नाइट्रेट में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? नाइट्रेट में बदल जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर जो बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया यहां पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जो नाइट्रीकरण का जो प्रोसेस है ना, इसमें जो बैक्टीरिया भाग लेते हैं ना, उसको याद कर लेना अच्छे से। बैक्टीरिया का प्रश्न पूछेगा, ध्यान रखना, है ना, नाइट्रीकरण में। ठीक है, तो यहां पर जो बैक्टीरिया जो काम करते हैं वो है, एक वायुजीवी प्रक्रम होता है। वायुजीवी प्रक्रम का मतलब यहां पर ऑक्सीजन का उपयोग किया जाएगा। वायुजीवी प्रक्रम का मतलब क्या हुआ? यहां ऑक्सीजन का उपयोग किया जाएगा। और स्वपोषित बैक्टीरिया होते हैं, है ना, स्वपोषित, अपना आप किसी पर निर्भर नहीं है ना, स्वपोषित। यहां पर जो बैक्टीरिया ध्यान बताऊंगा, उन बैक्टीरिया को ध्यान रखना है। देखिए, 2 बैक्टीरिया यहां पर आप देख सकते हो, एक तो है नाइट्रोसोमोनास और एक है नाइट्रोबैक्टर, है ना। नाइट्रोसोमोनास क्या करते हैं? नाइट्राइट में बदलने का काम करते हैं, ठीक है। और नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलते हैं, है ना। तो यहां पर मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा बता देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर क्या होते हैं। देखिए, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर को सीधा ध्यान रखना, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तेरी तो क्या हो गया रे। चलिए, एक है अमोनियम नाइट्रोजन, अमोनियम नाइट्रोजन, इसको बदलेगा नाइट्राइट में। ये काम जो करते हैं ना, अमोनियम नाइट्रोजन को नाइट्राइट में बदलने का जो काम करते हैं, वो है आपके नाइट्रोसोमोनास। कौन से है? नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया है। और दूसरा जो आपकी जो नाइट्राइट है ना, नाइट्राइट, नाइट्राइट नहीं रे, नाइट्राइट, है ना। जो नाइट्राइट है ना, इसको नाइट्रेट, नाइट्रेट में बदलने का जो काम करते हैं ना, वो बैक्टीरिया है आपके नाइट्रोबैक्टर। कौन से बैक्टर है? नाइट्रोबैक्टर, है ना। नाइट्राइट बोले तो NO2-, और नाइट्रेट बोले तो NO3-, है ना। यानी NO2- को NO3- में जो बदलेगा वो कौन होगा? नाइट्रोबैक्टर। अब मैंने बताया था कि ये वायुजीवी प्रक्रम है, इसका मतलब यहां ऑक्सीजन का उपयोग होगा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जुड़ेगी तभी तो यार NO2 से NO3 होगा, है ना।
भाई वायुजीवी प्रक्रम है, यहां से साफ साफ आप देख सकते हो भाई ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा है, तभी तो NO2 से NO3, बाकी ऑक्सीजन आई कहां से? ऑक्सीजन उपयोग हो रही है ना इसके अंदर, वातावरण से ऑक्सीजन का उपयोग किया जा रहा है इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करने के लिए, तभी तो यहां पर NO2 से क्या हो गया NO3। अमोनियम नाइट्रोजन का मतलब क्या हो गया? अमोनिया वाली नाइट्रोजन हो गई, NH4 वाली हो सकती है, या NH3 वाली हो सकती है, या NH2 हो सकता है, NH4 NH3 NH2, है ना, ये सभी अमोनियम नाइट्रोजन है ना, NH4 NH3 NH2, ये सारी की सारी नाइट्रोजन कौन सी है? अमोनियम नाइट्रोजन। इस अमोनियम नाइट्रोजन को नाइट्राइट में बदलने का काम करेगा कौन? नाइट्रोसोमोनास करेगा, और इस नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने का जो काम बैक्टीरिया करेंगे वो कौन से होंगे? नाइट्रोबैक्टर होंगे। कौन से होंगे? नाइट्रोबैक्टर। अब यहां प्रश्न तुमसे ये पूछ लेते हैं, मुझे ये बताओ कि ये जो दोनों बैक्टीरिया है ना, बताओ ये वायुजीवी है या अवायुजीवी है? जो दोनों बैक्टीरिया है ये वायुजीवी है या अवायुजीवी है ना? तो इतनी तो अकल तुम्हारे में आ गई होगी, है ना, कि भाई जब बार बार कह रहे कि ये वायुजीवी प्रक्रम है, इसका मतलब ये वायुजीवी बैक्टीरिया ही हो गया, जाहिर सी बात है ना। तो यहाँ पर दोनों रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई देख सकते हो, है ना, यहाँ पे भी ऑक्सीजन जुड़ रही है और यहाँ पे भी देखो ऑक्सीजन जुड़ रही है, दोनों में ऑक्सीजन जुड़ रही है, और यहाँ पर ये उष्माक्षेपी प्रक्रम है, ऊर्जा मुक्त होती है यहाँ पे भी, है ना, ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है ना। अगला आता है यहाँ पर, देखिए ये फालतू की थ्योरी लिख रखी है, इसमें ज्यादा कोई विशेष नहीं है ना, दो बैक्टीरिया है, दोनों के बारे में आपको बता ही दिया, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास क्या होते हैं, है ना, जो इनका उपयोग करते हैं, यहां से जो थोड़ी बहुत ऊर्जा मिलती है वो खुद भी काम में ले लेते हैं इसको। अगला आता है विनाइट्रीकरण, है ना, ये हो जाएगा नाइट्रीकरण का उल्टा, नाइट्रीकरण का क्या हो जाएगा? उल्टा, ठीक है। देखो नाइट्रेट अवकरण, अब यहां पर एक शब्द आ गया अवकरण, है ना, अपचयन उपचयन आपने पढ़ा ही होगा, ऑक्सीकरण, है ना, अवकरण का मतलब होता है अपचयन, है ना, ठीक है। तो यहां पर अपचयन उल्टा हो जाएगा ना भाई, NO3 है, नाइट्रेट है, अब नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन को निकालनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है ना, और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन। अगर आपको NO3 को NO2 में बदलना है, नाइट्रीकरण में तो क्या होता है? NO2 NO3 में बदलती है, विनाइट्रीकरण में क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि NO3 किसमें बदलेगी? NO2 में। इसका मतलब ऑक्सीजन को निकालना पड़ेगा, ऑक्सीजन का निकलना मतलब क्या हो गया? अपचयन हो गया। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है ना, ये होता है अपचयन वाला प्रोसेस होता है। क्या होता है? अपचयन वाला क्या होता है? प्रोसेस होता है, ठीक है। और यहां पर जो बैक्टीरिया भाग लेते हैं ना, उन बैक्टीरिया को नाम ध्यान रखना है आपको। इस विनाइट्रीकरण की जो प्रक्रिया है ना, इसमें जो बैक्टीरिया भाग लेते हैं ना, उसको थोड़ा देख लेना अच्छे से। जो बैक्टीरिया भाग लेते हैं कौन कौन से, यहां पर देख सकते हो इस प्रक्रम में, बैक्टीरियम डिनाइट्रिफिकांस, स्यूडोमोनास, माइक्रोकोकस और बेसिलस बैक्टीरिया भाग लेते हैं ना। बेसिलस है यहाँ पर, है ना, बेसिलस लिख रखा, लेकिन तुम इसको लिख लेना बेसिलस, है ना, छड़ाकार जो होते हैं ना, बेसिलस बैक्टीरिया जो है यहाँ पर भाग लेते हैं, माइक्रोकोकस वगैरह जो होते हैं, बेसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं, है ना, वो इस क्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो NO3 किसमें बदल गई? NO2 में बदल गई। यहाँ पर देखो ना ये, ठीक है, रिएक्शन याद रखो मेरे को, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लपड़ा नहीं लेना है, ठीक है, जहां से बोल रहा हूं ना वहां से पढ़ लो, काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया नाइट्रीकरण हो गया। अगला जो आता है मृदा में पाए जाने वाले प्रमुख सूक्ष्म जीव, है ना, मृदा में कौन कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। 4-5 आपके दे रखे, इंपॉर्टेंट कौन से वो भी बात कर लेंगे। देखिए अब भाई सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना, किसान के मित्र भी है और शत्रु भी है, फायदा भी पहुंचाते हैं, नुकसान भी पहुंचाते हैं, दोनों काम करते हैं, है ना, इसलिए इनको मित्र और शत्रु दोनों कह सकते हैं। सबसे पहला जो सूक्ष्म जीव जो आता है वो आता है, यहां पर आप देख सकते हो, जीवाणु, है ना। मृदा में लगभग 90% यही पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव की अगर अपन बात करते हैं तो 90% सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं? आपके बैक्टीरिया ही होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। आपसे सीधी इनके बारे में डिटेल पूछी जा सकती है कि जीवाणु पर टिप्पणी लिखिए, है ना, तो सीधा है यार, लोड नहीं लेना है। देखो क्या क्या आपको पॉइंट बनाने हैं इसके, एक एक लाइन के, है ना। ये एक कोशिकीय होते हैं, इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है, यानी ये विषमपोषी होते हैं, ठीक है। और लगभग आप देख सकते हो यहां से इनका जो आकार जो होता है
बहुत छोटा होता है। क्या होता है? बहुत छोटा होता है ना। इनकी वृद्धि बहुत तेजी से होती है। ये मृदा की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखने में क्या करते हैं? विशेष योगदान देते हैं, है ना। ये ध्यान रखना है बस। 2-4 पॉइंट हो गए, बहुत है, ठीक है। फिर आता है एक्टिनोमाइसिटीज, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिनोमाइसिटीज को लेकर पूछा जा सकता है ना, जब बरसात की जो पहली सीजन की जो पहली बरसात होती है वर्षा ऋतु की, और जब बरसात होती है, जो मृदा से जो सौंधी सौंधी खुशबू आती है, हाँ 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 हाँ, वो जो खुशबू आती है ना, वो इन्हीं के कारण आती है। किसके कारण? एक्टिनोमाइसिटीज के कारण आती है। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बरसात जब होती है, मृदा से जो गंध आती है, सुगंध जो आती है, वो किसके कारण आती है? एक्टिनोमाइसिटीज के कारण आती है। किसके कारण आती है? एक्टिनोमाइसिटीज के कारण, ठीक है। ये भी क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, है ना। ये अपेक्षाकृत शुष्क भूमि और निचली सतह में बली पाती है ना, नीचे वाली भाग में पाए जाते हैं। और जहां मृदा क्या होती है? सूखी होती है। भाई अपने इधर ही तो पाए जाएंगे मुख्य रूप से, राजस्थान के अंदर हमारी मृदा शुष्क ही तो है। नमी वाली मृदा में तो ये रहता ही नहीं है। ग्रीष्म ऋतु में जब भूमि धूप से अच्छी तरह से तप लेती है, उसके बाद पहली बरसात होने पर उस भूमि से सौंधी सौंधी सुगंध आती है। ये सुगंध एक्टिनोमाइसिटीज का ही कारण है, या यूं कह सकते हैं उसी का या उसी के कारण आती है, माफ कीजिएगा, यूं कह सकते हैं, है ना। यहां से अगला आता है कवक। कवक में एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये अम्लीय मृदा में भी हो सकते हैं, क्षारीय में भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ उदाहरण आपको दे सकते हैं, या देख सकते हो यहाँ पर म्यूकर पेनिसिलियम। इसमें जो क्वेश्चन आएगा ना, वो आएगा माइसीलिया के बारे में, कि माइसीलिया क्या है। सीधा क्वेश्चन आ सकता है। जो कवक जो होते हैं ना, कवक एक पतली धागे के समान संरचना उत्पन्न करते हैं, उसे कहते हैं माइसीलिया, है ना। तो माइसीलिया को लेकर थोड़ा आपको थोड़ा यहाँ पर हाईलाइट कर लेना है कि माइसीलिया, देखिए यहाँ पर सीधी सीधे लाइन लिख रखी है, देखिए ये हेडिंग लगा रखी है, कवक। ये जीव बहुत महीन धागे जैसी संरचना उत्पन्न करते हैं ना, महीन धागे जैसी संरचना उत्पन्न करते हैं, जिसे माइसीलिया कहते हैं, है ना। तो माइसीलिया उत्पन्न कौन करते हैं? कवक। तो क्वेश्चन आ सकता है माइसीलिया क्या है? तो जो कवक होते हैं, ये बहुत महीन धागे जैसी संरचना उत्पन्न करते हैं, जिसे माइसीलिया कहा जाता है, ठीक है। अगला आता है सेवाल। सेवाल जाहिर सी बात है कि इसके अंदर पर्णहरित होता है ना। पर्णहरित होगा तो जाहिर सी बात है क्या होंगे? स्वपोषित होंगे। पर्णहरित है तो स्वपोषित होंगे, है ना। इनका उपयोग क्या होता है? देखो, पौधों में उत्तकों का अपघटन करना, पोषक तत्वों को मुक्त करना ताकि अन्य पौधों को मिल सके, ठीक है। ह्यूमस का निर्माण करना। प्रोटोजोआ, ये भी क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं, बैक्टीरिया से थोड़े क्या होते हैं? बड़े होते हैं। इनके लिए जीवन के लिए वायु और भोजन की आवश्यकता होती है, भूमि की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। अगला आता है मृदा जीवाणु के कार्य, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, है ना। मृदा जीवाणु के कार्य, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लेना इसको भैया। बाकी तो मैं बोल ही रहा हूं, जैसे माइसीलिया, छोटे मोटे जहां जहां से प्रश्न जो बन सकते हैं, है ना। मृदा से जो सौंधी सौंधी सुगंध आती है, एक्टिनोमाइसिटीज के कारण आती है। यहाँ पर आप देख सकते हो नाइट्रीकरण की क्रिया में भाग लेते हैं, हमने देखा था अभी, है ना। नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं, वही नाइट्रोजन नाइट्रीकरण हो गया। भूमि में अकार्बनिक घटकों को कार्बनिक घटक में तोड़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं? विखंडन करते हैं, ठीक है। विनाइट्रीकरण की क्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। कितना सारा काम करते हैं यार, बहुत सारा काम करते हैं, है ना। अगला आता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, है ना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में देखिए, परिभाषा तो आपको ध्यान में रखनी है ना। परिभाषा तो सीधी सीधी आपको ध्यान में रखनी है, भाई नाइट्रोजन उपलब्ध करवाना। भाई वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिर कैसे रहेगी? कौन कौन से बैक्टीरिया काम करेंगे, वही तो आपको ध्यान में रखने हैं, है ना। वायुमंडल में देखिए नाइट्रोजन 78% है, फिर भी हम नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर पाते हैं। हम तो क्या मतलब पौधे नहीं कर पाते, है ना। तो इसको जो उपलब्ध करवाएंगे वो बैक्टीरिया ध्यान में रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। सहजीवी और असहजीवी दोनों बैक्टीरिया, सहजीवी बैक्टीरिया के उदाहरण और असहजीवी बैक्टीरिया के उदाहरण, इसमें से स्वपोषी कौन से होंगे और विषमपोषी कौन से होंगे, इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है सीधे सीधी भाषा में, है ना। तो ये लाइट अब आई है और ऐसी भी चल नहीं रही है, चलो मैं चला देता हूं, है ना। नहीं, इतनी देर में पंखा चल रहा था, ऐसी बात नहीं है ना। इन्वर्टर से पंखा चल जाता है, ऐसी नहीं जाती है ना। तो थोड़ी थोड़ी मुझे गर्मी लग रही थी,
लेकिन अब तो क्या लगभग क्लास भी खत्म होने को आई है, अब लाइट आई है, लेकिन चलो थोड़ी थोड़ी ठंडक का एहसास कर लेते हैं, है ना। तो देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है दो प्रकार से होता है, एक तो होता है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, एक होता है असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इंपोर्टेंट कर लेने का, सहजीवी असहजीवी इंपोर्टेंट कर लेने का, सीधा सीधा पढ़ लेना कि ये सहजीवी किसमें होता है और असहजीवी किसमें होता है ना। जो सहजीवी जो होगा आपके राइजोबियम, है ना, राइजोबियम ग्रंथि कैसे बनती है, ग्रंथि का निर्माण कैसे होता है ना। वलकुट जो होता है ये सहजीवी, है ना, सहजीवी संबंध के बारे में, सिम्बायोसिस जो होता है सहजीवी संबंध, है ना। लाइकेन नाम सुना ना, सेवाल और कवक, सेवाल और कवक का जो सहजीवी संबंध होता है जिसे अपन लाइकेन के नाम से जानते हैं। सहजीवी का मतलब होता है एक दूसरे के साथ रहना और एक दूसरे को लाभ पहुंचाना। तो सहजीवी जो बैक्टीरिया जो होंगे बच्चों, वो पादप की जड़ों के अंदर रहेंगे, सीधी भाषा में समझ लो, लैंग्वेज में बाद में देखने लगा। सहजीवी बैक्टीरिया जो है वो पादप की जड़ों में रहेंगे और पादप को नाइट्रोजन उपलब्ध करवाएंगे और बदले में पादप से पोषक पदार्थ प्राप्त करेंगे। फ्री में काम नहीं करते ये लोग, है ना। पादप को नाइट्रोजन उपलब्ध करवाएंगे और बदले में पादप से पोषक पदार्थ प्राप्त करेंगे, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते। भाई मैं तेरे को नाइट्रोजन दूंगा और तू मेरे को भोजन देगा, डील पक्की, है ना। ये होती है सहजीवी बैक्टीरिया की कहानी। मुख्य रूप से कौन सा आता है, राइजोबियम, है ना। सहजीवी में कौन सा आता है मुख्य रूप से, राइजोबियम आता है। ग्रंथि बनाकर रहता है। ग्रंथि कैसे बनाता है देखो, है ना, ग्रंथि कैसे बनाता है ये देखिएगा ध्यान से, है ना। ग्रंथि का निर्माण, नाइट्रोजन स्थिरक बैक्टीरिया जो होते हैं राइजोबियम, जड़ों में प्रवेश करके संक्रमण यानी एक नलिका बनाते हैं अंदर की तरफ और धीरे धीरे आगे पहुंच जाते हैं ना। पादप का जो आपने देखा होगा सबसे बाहरी प्रतिक्रिया है ना, वलकुट सेवन पुल जो होता है, संवहन पुल जो आता है ना, एदा, है ना, कोर्टेक्स यानी एदा आती है ना, कोर्टेक्स वगैरह, वलकुट, एदा अलग चीज होती है ना। एक कोर्टेक्स यानी वलकुट जो आता है, जब ये वलकुट तक पहुंच जाते हैं, है ना, और जब वलकुट में विभाजन होता है और वलकुट में विभाजन से वहां पर जड़ों में एक गांठ बन जाती है, गांठ को अपन बोल सकते हैं ग्रंथि बन जाती है और ये बैक्टीरिया वहां जाके सेट हो जाते हैं। भाई अपना तो घर बन गया, अपन तो इधर ही रहेगा, ठीक है। कौन कौन से बैक्टीरिया है यहां पर देख सकते हो, ये सारे के सारे, है ना। ये रा का मतलब यहां पर क्या हो गया, राइजोबियम, राइजोबियम मेलिलोटी किसमें, रिज्का वर्ग में होता है ना। तो ये थोड़े देख लेना आप, है ना। कुछ मैं थोड़ा आपको बता देता हूं जो जिसको थोड़ा आपको थोड़ा ध्यान दे लेना, है ना। एक दो तीन है, एक दो और एक ये तीन, लुपिन, है ना। ये थोड़े देख लेना, इनको थोड़ा विशेष तौर से देख लेना, है ना। इनको याद कर लेना, बाकी अगर ज्यादा याद करो तो ये आपकी इच्छा है ना। अगला आता है आपके जो बहुत ही सीधी भाषा में कह सकते हैं वातजीवी हो गया, यानी असहजीवी, सॉरी, असहजीवी जो पादप को नाइट्रोजन उपलब्ध करवाएंगे लेकिन पादप से कुछ नहीं लेंगे, है ना। पादप को नाइट्रोजन उपलब्ध कराएंगे लेकिन पादप से कुछ नहीं लेंगे, बोलेंगे कि जा हम तेरे पे एहसान करते हैं, है ना, जा जी ले अपनी जिंदगी, ले नाइट्रोजन चाहिए ले जा कोई दिक्कत नहीं, ले जा तू मस्त रहे, एंजॉय कर, हमको कुछ नहीं चाहिए। वो होते हैं असहजीवी जो पादप से कुछ नहीं लेंगे, पादप को नाइट्रोजन देंगे। सहजीवी कौन से होंगे, जो पादप को नाइट्रोजन देंगे लेकिन बदले में कुछ ना कुछ लेंगे, कुछ ना कुछ लेंगे। अब जो असहजीवी होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है वातजीवी और एक होता है अवातजीवी। उदाहरण ध्यान में रखना है, नाम से पता चल रहा है वातजीवी जो वायु का उपयोग करेंगे वो वातजीवी, जो वायु का उपयोग नहीं करेंगे वो अवातजीवी, जो वायु का उपयोग नहीं करेंगे वो अवातजीवी। क्या याद क्या रखना है सर, याद सीधा याद एक तो यही ध्यान में रखना है कि वातजीवी वायु का उपयोग करते हैं, अवातजीवी वायु का उपयोग नहीं करते हैं। दूसरा क्या याद रखना है, इनके उदाहरण कि वातजीवी कौन से हैं, अवातजीवी कौन से हैं। सीधा सीधा पूछा जा सकता है मेरे लाडलू, सीधा पूछा जा सकता है प्रश्न की वातजीवी बैक्टीरिया कौन से हैं, अवातजीवी कौन से हैं। देखा ना, चैप्टर बहुत इजी है, चैप्टर बहुत इजी है, तुम ढंग से इसको पढ़ते नहीं हो यार, है ना। तो ये चैप्टर देखो मजाक मजाक में खत्म ही हो गया, पता ही नहीं चला, है ना। तो वातजीवी अवातजीवी के बारे में थोड़ा ढंग से देख लेना, जो जो मैंने यहाँ पर जिस जिस टॉपिक के बारे में मुख्य रूप से मैंने कहा कि यहाँ से पढ़ लेना, ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, तो उसको अच्छे से तैयार कर लेना है। बाकी पढ़ाई करते रहें, अपना और अपनों का
ख्याल रखें। और यदि ये क्लास अगर आपको थोड़ी बहुत पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सकते हैं। समय मिलता है तो नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी लाने का प्रयास रहेगा। तब तक एंजॉय करें। धन्यवाद।